Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 6 and in today's lecture we will discuss about the liquid state. As we have discussed the gaseous state of matter, we have studied the properties of gaseous state, but in today's lecture we will discuss the liquid state of matter. As we know that matter exists in three states: solid, लिक्विड एंड गैस। हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी दुनिया में मैटर हो, मैटर की तीन स्टेट होती है, उनकी तीन हालत, जिसको उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्टेट कहते हैं। तीन स्टेट में मिलता है हमें, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में। जब हम अपने डेली लाइफ में चीजों को देखते हैं, या तो हमें सॉलिड फॉर्म में नजर आते हैं, या तो हमें लिक्विड फॉर्म में नजर आते हैं, या तो हमें गैस फॉर्म में नजर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपली मतलब यह है कि जो हमारे पास मैटर है, इनकी तीन स्टेट होती है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड स्टेट की जो बेसिक डिफिनेशन है वो ये है, द स्टेट ऑफ मैटर in which intermolecular force of attraction are stronger than gaseous state। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड स्टेट है ये मैटर की एक स्टेट है, ये भी मैटर की एक स्टेट है, लेकिन मैटर की कौन सी स्टेट है? ये मैटर की वही स्टेट है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दिस इज द मेन पॉइंट, फोकस ऑन दिस पॉइंट, ये वही स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है गैस के मुकाबले में। डियर स्टूडेंट, अब ये तो था स्टेटमेंट, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, हमारे पास, हमें पता है वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस वाटर की डिफिनीशन कर दे कि लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि भाई ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। देखो यहाँ पे ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं H2O, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है और ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। वाटर के एक मॉलिक्यूल और उसके जो दूसरे मॉलिक्यूल है, इसके बीच में एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मींस दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। अब लेट अस सपोज, अगर मैं आपको ये मार्कर के थ्रू समझा दूं, अब ये कंसीडर करो, ये जो मार्कर है ना, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये जो मार्कर है ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है। अब आपने क्या करना है, अब जब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच में फोर्स होगा, उस फोर्स के थ्रू एक दूसरे को खींचते हैं। अब जो फोर्स इन दो मॉलिक्यूल के बीच में है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये लिक्विड स्टेट में भी होता है और ये गैस के बीच में भी होता है। लेकिन जो बेसिक डिफिनेशन ऑफ लिक्विड है उसमें ये है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड में स्ट्रॉन्गर होता है as compared to gases। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होता है as compared to लिक्विड। लिक्विड के मुकाबले में गैसेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज्यादा वीक होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, इनके बीच में फोर्स होता है लेकिन वो न होने के बराबर है। उसको हम कह सकते हैं दे आर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल। लेकिन जो लिक्विड मॉलिक्यूल है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो इस वजह से इसकी बेसिक डिफिनेशन क्या हो गई लिक्विड की? द स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस स्टेट। तो ये तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि भाई लिक्विड स्टेट वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स,
वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू गैस। अब ये तो था बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिक्विड स्टेट की। अब जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट लिक्विड स्टेट, वो ये है लिक्विड पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप। देखो इसका मतलब ये है कि भाई जो लिक्विड है ना उसका खास वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम क्या है, आपको क्या पता है वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो जगह जो एक लिक्विड घेरता है। अब जब आप पानी किसी भी बर्तन में डालते हो तो वो जो पानी है वो बर्तन का शेप एक्वायर करता है ना, वो उसी शेप का बनता है। आप लेट अस सपोज पानी उठाओ बोतल में डाल दो तो वो बोतल का शेप एक्वायर करेगा। तो इसका मतलब जो जितना भी स्पेस वो बोतल के अंदर घेरता है पानी, वो उसका वॉल्यूम है। तो अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये जो लिक्विड हमारे पास है इसका खास वॉल्यूम है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर खास वॉल्यूम है, क्योंकि ये जिस बर्तन के अंदर हम पानी को डालते हैं वो उसको पूरा पूरा घेर लेता है, ठीक है ना, उसके अंदर पूरा आता है। गैस की तरह नहीं होता। अब जब गैस को सिलेंडर में डालते हो ना तो वो पूरा सिलेंडर में नहीं भरता, वो इस तरह होता है कि भाई एक मॉलिक्यूल सिलेंडर के उस कोने में होता है, दूसरा मॉलिक्यूल सिलेंडर के इस कोने में होता है। लेकिन जब हम लिक्विड को किसी बर्तन में डालते हैं तो वो पूरा का पूरा जितने भी जगह आपने उसको प्रोवाइड किया वो उसको भर लेता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड हमारे पास है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन शेप नहीं होता, उसका कोई खास शेप नहीं होता। ये तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। दिस इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बिकॉज़ दे एक्वायर्ड द शेप ऑफ द कंटेनर। ये जिस बर्तन में हम इसको रखते हैं पानी को तो वो उसी शेप का बनता है, उसका जो शेप है वो एक्वायर्ड करता है, अपना कोई इसका शेप है ही नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जो लिक्विड है उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, ठीक है ना, खास वॉल्यूम खास जगह घेर लेता है, लेकिन इसका कोई खास शेप नहीं होता। अब खास शेप क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड को जिस बर्तन में डाल दो वो उसी शेप का होता है या उसकी शेप एक्वायर्ड कर लेता है। अब ये जो था हमारे पास ये डेफिनेशन ऑफ लिक्विड था। यहां पे मैंने बोर्ड कंप्लीट नहीं की, रीजन इस वजह से क्योंकि इसकी जो अभी सेकंड टॉपिक है ना इसमें है टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब इसमें हम लिक्विड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। हमने गैसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे कि गैस मूव करते हैं, गैस की डेंसिटी होती है, गैस कंप्रेस हो सकते हैं। तो इस तरह लिक्विड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है और जो पहला प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम एंड शेप। आपने लिक्विड की जो पहली प्रॉपर्टी बयान करनी है जो बुक में डिस्कस है वो है वॉल्यूम एंड शेप के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको इस स्टेटमेंट में बताया कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसका कोई खास शेप नहीं होता, तो आपने अपने नोटबुक में जहां पे आप नोट बना रहे हो वहां पे सिर्फ 2 पॉइंट लिख दो वॉल्यूम एंड शेप के आगे कि डेफिनेट वॉल्यूम, यस लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, इसका कोई खास शक्ल नहीं होता। अब रीजन तो मैं पहले मेंशन कर चुका हूं उसमें कि क्यों नहीं होता। क्योंकि लिक्विड को आप उठा लो किसी भी कंटेनर में किसी भी बर्तन में डाल दो, वॉल्यूम तो पकड़ लेता है, जगह तो पकड़ लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जगह तो है, इसका जगह तो घेर लेता है, लेकिन कोई शेप तो नहीं हमें नजर आ रहा कि भाई लिक्विड की अपनी कोई खास शक्ल हो। जिस तरह सॉलिड की अपनी शक्ल होती है ना, सॉलिड की अपनी एक स्पेसिफिक शेप होती है। अब आपके पास चेयर है घर में, आपके पास जो भी सॉलिड है आप उठा के देख लो उसका अपना एक शेप होता है, ठीक है ना। अब लिक्विड का अपना कोई शेप ही नहीं होता। अब भाई इसको उठा के मैं जब देगची के अंदर डालता हूं तो ये देगची बनता है, जब मैं इसको उठा के बोतल के अंदर डालता हूं तो ये बोतल के शेप एक्वायर करता है, जब इसको मैं लोटे में भर लेता हूं तो ये लोटे का जो शेप है वो एक्वायर करता है। ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका अपना कोई शेप है ही नहीं, तो इस वजह से बस जिस बर्तन में इसको डाल दो उसका शेप एक्वायर करता जा रहा है। तो यहाँ पे बोर्ड मैंने हाफ बढ़ लिया यहाँ पे। अब आगे जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, पहला प्रॉपर्टी क्या था लिक्विड का, वॉल्यूम एंड
शेप। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यहां से आगे मैं डिस्कस करूंगा स्टार्ट से, वो है एवापोरेशन के बारे में। अभी पहला जो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है, इसमें पहला प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया, वो पहला प्रॉपर्टी कौन सा था, जरा मैं आपको रिवाइज कर दूं, वो था वॉल्यूम एंड शेप के बारे में। उसमें हमने क्या डिस्कस किया, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो लिक्विड है उसका एक खास वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसका खास शेप नहीं होता, और ये मैं काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस कर चुका हूं। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो है एवापोरेशन। नाम तो सुना है आप लोगों ने एवापोरेशन, ठीक है ना। एवापोरेशन किसे कहते हैं? सिंपल जो इसकी सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं फिर आपको समझाता हूं एवापोरेशन होता क्या है। एवापोरेशन की जो डेफिनेशन है वो ये, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन। क्या होता है इसमें? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। इसका मतलब ये है एवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब किसी लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवापोरेशन। तो ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ये तो हम जो प्रीवियस अपने क्लासेस थे हमारे उसमें हम पढ़ चुके हैं। एवापोरेशन सिंपल, किसी भी लिक्विड आपको ले, कोई भी लिक्विड आप ले लें, अगर उस लिक्विड को हम उसके गैस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। अब जो एवापोरेशन है आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एवापोरेशन क्या सिर्फ गर्मियों में होता है, क्या सर्दियों में एवापोरेशन नहीं होता? ये बहुत गलत है। कुछ लोग इसको इस तरह समझाते हैं कि भाई एवापोरेशन जो है वो ज्यादा मींस गर्मियों में होता है और सर्दियों में नहीं होता, लेकिन ये बात नहीं है। एवापोरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल टेम्परेचर, ये हर टेम्परेचर पे एवापोरेशन होता है। अलबत्ता गर्मियों में ज्यादा होता है और सर्दियों में कम होता है, लेकिन ये कि एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो कभी स्टॉप नहीं होता। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट एवापोरेशन वो है एवापोरेशन टेक प्लेस इन ऑल टेम्परेचर, ये हर टेम्परेचर में एवापोरेशन हो सकता है। अभी गर्मी चल रही है तो एवापोरेशन जो है वो ज्यादा होती है। अब हमें पता है जो समंदर है हमारे पास, समंदर में अभी एवापोरेशन हो रहा है। एवापोरेशन हो रहा है इसका क्या मतलब है? अभी समंदर में जो लिक्विड है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वो अभी उससे गैसेस बन रहे हैं, वो अपने लिक्विड फॉर्म से गैस स्टेट में जा रहा है। अब जो एवापोरेशन की रेट है वो ज्यादा हो रही है। क्यों? अभी गर्मियां चल रही है तो इस वजह से एवापोरेशन की जो रेट है वो ज्यादा होगी। अब जब सर्दियां आएंगे तो सर्दियों में भी एवापोरेशन होगा लेकिन कम अमाउंट में होता है। एवापोरेशन की जो स्पीड है वो कम होती है, होती जरूर है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवापोरेशन के लिए ये नहीं कि आपको सिर्फ गर्मियां चाहिए, ठीक है ना, गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में भी होता है। एवापोरेशन हर एक टेम्परेचर में होता है। अलबत्ता टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ एवापोरेशन की जो रेट है वो भी बढ़ती है, और जब टेम्परेचर कम हो तो एवापोरेशन की रेट भी कम होती है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, आपने इसको इसी तरह याद रखना है कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। ये तो बिल्कुल आसान है ना, कन्वर्जन कहते हैं कन्वर्ट करने को, मुंतकिल करने को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, तो इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट आपने एवापोरेशन के बारे में ये लिखना है कि जो एवापोरेशन है वो हर एक टेम्परेचर में होता है। अब यहाँ पे डायग्राम में जरा देख ले, ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो ब्लू सर्कल है हमारे पास, ये जो ब्लू सर्कल है ये इंडिकेट कर रहे हैं लिक्विड स्टेट को कि हमारे पास लेट अस सपोज वाटर है वो किसी बर्तन में पड़ा है, ठीक है ना। ये जो ब्लू सर्कल है ये लिक्विड स्टेट को शो कर रहे हैं। इसको जब हम धूप में रखते हैं या अपने घरों में रखते हैं तो इसमें से क्या होता है? एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन होने का मतलब ये जो लिक्विड है ये गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। अब एक बात याद रखना, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये जो लिक्विड वैसे देखने से हमें यही लगता है कि भाई ये रेस्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करते हैं, वो मोशन करते रहते हैं। देखो इतना ज्यादा मोशन करते रहते हैं। अब होता क्या है, इसको कहते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी।
मींस वाटर मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन में होते वक्त, मोशन में चलते वक्त उसमें या हरकत करते वक्त जो एनर्जी उसमें होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वाटर भी मैंने आपको कहा कि वो भी वाइब्रेट करते रहते हैं, तो उनमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब लेट अस सपोज, मैं आपको इस तरह समझा देता हूं। अब ये जो है ना, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच में एक कुव्वत है, एक फोर्स है, ठीक है ना, जो जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब लेट अस सपोज इसको हम गर्म करने से पहले ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इतना वाइब्रेट कर रहे थे, इतना वाइब्रेट कर रहे थे। अब ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको पकड़ कर रखता है। अब जब हम पानी को ज्यादा गर्म करना शुरू करते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कमजोर होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इनकी वाइब्रेशन बढ़ता है। मींस अब पहले इनकी जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी वो कम थी। जब हम इनको गर्म करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये एकदम से टूट जाएंगे। इनके बीच में जो फोर्स है वो टूटेगा और ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके निकल जाएंगे। तो एक पॉइंट ये कि जब एवापोरेशन में वो मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो उस बर्तन में पड़े रहते हैं जब तक उनकी काइनेटिक एनर्जी एक खास स्टेज तक न पहुंच जाए। अब देखो यहाँ पे, लेट अस सपोज यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास एक कंटेनर है, बर्तन है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ये दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, इनके बीच में फोर्स है। अब ये थोड़ा नीचे लोअर सरफेस में और लेट अस सपोज ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में फोर्स है। अब जब हम इसको गर्म करेंगे इस पानी को, अब देखो सवाल ये कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर बाहर निकलेगा। तो इसका जवाब ये है कि भाई जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि ये पहले से मोशन में थे। जब हम इसको हीट करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, ये मजीद इनकी जो मोशन है वो बढ़ेगी। अब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो सबसे पहले इस कंटेनर को छोड़ के गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये था हमारे पास एवापोरेशन के बारे में। इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे कि एवापोरेशन किस चीज पर डिपेंड करता है, मतलब किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब फैक्टर का मतलब थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूं। अब एक समंदर है ना, वहां पे भी लिक्विड है। एक हमारे पास लिक्विड ग्लास में भी होता है। जब हम ग्लास में पानी लेते हैं तो वहां पे भी है और समंदर में भी है। अब समंदर में उसका जो एरिया है ना, समंदर उसको कहते हैं सरफेस एरिया। अब ये मेरा हाथ है, ये देखो यहाँ पे हाथ। अब ये हाथ का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सरफेस एरिया है मेरे हाथ का। अब जो बड़ा बंदा होगा उसका हाथ भी बड़ा होगा तो उसकी सरफेस एरिया भी बड़ा होता है। अब जो समंदर है उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है और ग्लास में उसका सरफेस एरिया इतना छोटा सा होता है। अब सवाल ये है कि एवापोरेशन समंदर में ज्यादा होगा या एक ग्लास ऑफ वाटर में ज्यादा होता है। दूसरी बात, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन ज्यादा होती है या एवापोरेशन कम होती है? ये फैक्टर है। मींस सरफेस एरिया बढ़ाने और घटाने से क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, इनके बीच में जो फोर्स है जो इनको पकड़ कर रखता है उसको बढ़ाने या कम करने से क्या एवापोरेशन ज्यादा होती है कम होती है। ये फैक्टर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।